Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do the chapter that is conservation of plants and animals of class 8th. So let's start. First of all, we will talk about the deforestation. The clearing of forest and using the land for other purposes is called deforestation. यानी कि पेड़ों की यदि हम मास कटिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। बाद में इनका जो यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है। जैसे आपको पता है कि वुड किस किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, हम फर्नीचर के लिए यूज करते हैं। कहीं पर हमें बिल्डिंग्स वगैरह स्कूल्स वगैरह बनाने हैं तो वहां पर हमें पेड़ वगैरह है वो काटने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द काजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। फर्स्ट इज प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। आपको पता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमें खाने के लिए भी खाने की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं ताकि वहाँ पर हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। हम क्या कर रहे हैं, हाउसेस और फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी हैव यूजिंग वुड एज फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर। हम क्या करते हैं, लकड़ी, जहाँ पर गांव के अंदर आज भी हम वुड वगैरह लकड़ी का प्रयोग करते हैं, शहरों के अंदर तो हम एलपीजी सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं। बट आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, मोस्टली ऐसे गांव हैं जहाँ पर वुड एज ए फ्यूल यूज़ की जाती है। फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। Also, there are some natural causes of deforestation that are forest fire, as you can see in this diagram. जो थर्ड डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हो, इट इज फॉरेस्ट फायर। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जो ड्राई ग्रास होती है उसके अंदर इजीली फायर लग जाती है, आग लग जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से वो जो घास के अंदर जो आग लगती है वो धीरे धीरे फैल जाती है और पूरे के पूरे पेड़ जलने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रोट। ड्रोट होता है सूखा पड़ना। जब किसी भी जगह पर, यदि आप फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, तो किसी भी जगह पर जहाँ पर आपको पेड़ वगैरह है वो मास कटिंग हो जाती है, ठीक है, तो बारिश वगैरह नहीं होगी, रेन वगैरह नहीं होगी, तो उसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। सो दीज आर सम काजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। After that, we will talk about what are the consequences of deforestation. The consequences of deforestation are, the first one is increase in the temperature and pollution level on the earth. जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और पोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी। उसके बाद है लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। जब ज़्यादा पेड़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए अपनी रूट्स का यूज़ करते हैं और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिचार्ज भी होता रहता है रेन वाटर की हेल्प से। बट जब पेड़ ही नहीं होंगे तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। फोर्थ, इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन द नेचर। जो बैलेंस है, प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू द ड्रोथ। रेनफॉल कम हो जाएगी जिसकी वजह से सूखा पड़ने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सिक्स्थ वन वी हैव सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू द डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी आगे का जो टॉपिक है वो डिजर्टिफिकेशन का ही है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू द फ्लड्स। यानी कि बाढ़ आने के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। So now we are talking about drought. What is drought? Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. जितने कम पेड़ होंगे वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कम कर पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, हीट को ट्रैप करके रखती है, यानी कि हीट को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस रिड्यूस द रेनफॉल, जिसकी वजह से जो रेनफॉल है यानी कि जो बारिश है वो कम होगी। दिस कुड काज ड्रॉट, और इसी की वजह से क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो आपके पास ये दो डायग्राम है जिससे कि आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने बताया था, व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन। The removal of top layer of soil exposes the hard and rocky lower layers, and which have very less humus and air. As they are very less fertile, soil becomes like desert and it is termed as desertification. यानी कि क्या हो जाए, जो ह्यूमस है, ठीक है, ह्यूमस वाली जो लेयर है, यानी कि जो हमारी अपर लेयर होती है सोइल की, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, तो अब तो जो हमारे पास लेयर होगी सोइल की, वो क्या हो जाती है, रॉक्स की तरह फट जाती है। ठीक है, दरारें आ जाती हैं उसके अंदर, और कहीं पर भी कोई भी वेजिटेशन नहीं होती, कोई प्लांट्स और कोई एनिमल्स नहीं होते हैं। तो इसको हम डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। After that, we are talking about conservation of forest and wildlife. Forest and wildlife can be conserved by setting up areas like biosphere reserves, wildlife sanctuaries and national park. हम पेड़ों को कैसे बचा सकते हैं और उनके अंदर जो वन्य जीव रहते हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, तो उनके लिए हम कुछ एरियाज बनाते हैं जिनको बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क बोला जाता है। So first one we have biosphere reserves. These are very large area of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribal living. ट्राइबल होते हैं कबीले जो कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उससे दूर रहते हैं, और अपना सारा जो व्यवसाय वगैरह है, भोजन है, ठीक है, वो सारा का सारा कहाँ से लेते हैं, फॉरेस्ट से लेते हैं, जंगलों से लेते हैं। After that we have national parks. National parks are the areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources. उसके बाद हमारे पास नेशनल पार्क आते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनके अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, उनको रिजर्व करके रखा जाता है, और जहाँ पर वो वहाँ की चीज़ों का यूज कर सकते हैं फ्री। Third one, we have wildlife sanctuaries. These are the areas where animals are protected from any disturbance to them or their habitat. Wildlife sanctuaries के अंदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, एक एरिया स्पेशली उनके लिए रिजर्व किया जाता है, जहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता है ताकि वो उनको डिस्टर्ब कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। So biosphere reserves are large area of protected land or conservation of biodiversity and the traditional life of the tribal living there. So first of all we have a word that is biodiversity. इसको हिंदी में जैव विविधता बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दैट एरिया। यदि किसी एक एरिया के अंदर जितने भी जीव जंतु वगैरह रहते हैं, जितने प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ ए नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड बोरी एंड पचमढ़ी। जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा। After that we are talking about flora and fauna. Flora are the plants found in a particular area. किसी एरिया के अंदर जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, और जो एनिमल्स जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको पता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसको हम फ्यूना बोलते हैं। द फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी कंसिस्ट ऑफ साल, टीक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर फन्स एटसेट्रा। एंड द फ्यूना विच मीन्स, फ्लोरा का मतलब हो गया हमारे पास प्लांट्स, यानी कि पचमढ़ी के अंदर ये सारे सभी प्लांट्स, साल, टीक, वाइल्ड मैंगो, ये सारे के सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल्स दैट आर इन पचमढ़ी, दे आर वाइल्ड डॉग, चीतल, वॉल्फ, लेपर्ड, blue bull, barking deer. So flora are the plants and fauna are the animals that depend upon the flora, or you can say that they depend upon the plants.
After that, we have endemic species. What is endemic species? So endemic species are those species of plants and animals which are found in a particular area and not found anywhere else. जो स्पीसीज, जो प्रजातियां सिर्फ एक निश्चित जगह पर पाई जाती हैं, बाकी कहीं दूसरी जगह वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज. If it so we have some examples such as sal and wild mango are the endemic flora of Panchmadi. यदि हम साल के पेड़ों की बात करें या फिर जंगली आम की बात करें, ये सिर्फ पचमढ़ी में पाए जाते हैं. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are the endemic fauna of this area. और इस एरिया के अंदर बीसन, इंडियन जेंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल पाई जाती है. दिस इज द फ्लाइंग स्क्वेरल एंड दिस इज द जेंट स्क्वेरल. ठीक है. उसके बाद है व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट. वहां पर ह्यूमंस अलाउड नहीं होते हैं. द किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. इसके अंदर आप शिकार वगैरह नहीं कर सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर. ठीक है. और जो एनिमल्स हैं उनको पकड़ना भी कानूनन अपराध है. इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है. उसके बाद है हमारे पास नेशनल पार्क. नेशनल पार्क्स आर द एरिया रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन द इंडिया. सो जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो हमारा पहला रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया के अंदर. उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर. Project Tiger was launched on 1st April 1973 by the Government of India. The project aims at ensuring a viable population of Bengal tiger in their natural habitats and also to protect them from extinction. Extinction होता है खत्म होने से. आपको पता है कि बहुत ही कम नंबर ऑफ टाइगर्स बचे हुए हैं. सो उनकी सुरक्षा के लिए हमने 1 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था. ठीक है. इसका जो मेन मोटिव था वो क्या करना था, जो एग्जिस्टिंग टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना और उनकी जो उनको रिप्रोडक्शन वगैरह करके कुछ उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स के अंदर लेके आना. आफ्टर दैट वी हैव it is and preserving area of biological importance as a natural heritage forever represented as close as possible the diversity of ecosystem across the tigers distribution in the country. The project task force visualized these tiger reserves as breeding nuclei. जैसे अभी मैंने बताया था ना रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाए और जो एनिमल्स हैं उनकी जो संख्या है, दैट इज टाइगर्स की जो संख्या है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए. उसके बाद है हमारे पास RDB, दैट इज रेड डाटा बुक. द बुक प्रोवाइड ए सेंट्रल इंफॉर्मेशन सोर्स इन ऑर्गेनाइजिंग स्टडीज एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स ऑन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट. इट इज रेगुलरली कंसल्टेड व्हेन डेवलपिंग और इम्प्लीमेंटिंग स्पेशल मेजर्स एंड द प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच स्पीशीज. कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि या तो खत्म होने वाली हैं या फिर खत्म हो चुकी हैं. तो जो खत्म हो चुकी हैं, जो प्रजातियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, जैसे हम डायनासोर की बात करें तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज के अंदर आती हैं. और कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि कम होती हैं और बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर होती हैं. तो जो उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज बोला जाता है. सो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको हम RDB में यानी कि रेड डाटा बुक में लिखते हैं. ठीक है. और उनके प्रोटेक्शन के लिए या फिर उनको किस तरह से सरवाइव किया जाए उनके ऊपर काम किया जाता है. नाउ व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज. दीज आर द स्पीशीज which numbers are diminishing and might face extinction. अभी जैसे मैंने बताया था endangered species वो species होती हैं जिनकी संख्या कम होती है और वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं. If we talk about tiger is one of many animals which are slowly diminishing
To protect the tigers in our country, the government launched the Project Tiger to ensure the सर्वाइवल ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। अभी हमने टाइगर पॉपुलेशन के बारे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात की थी, ये 1973 के अंदर लॉन्च किया गया था। डायनासोर्स हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, तो उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोला जाता है। RDB आर द बुक्स व्हिच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। After that, what is ecosystem? An ecosystem consists of all the plants and animals and microorganisms living in an area, along with the non-living components like climate, water, soil, river and deltas. जो ecosystem है वो living और non-living object से बना होता है। यदि हम plants की बात करें, they are living. If we talk about the fishes, they are living. But if we talk about the water, the soil, ये नॉन लिविंग होते हैं। तो जो इकोसिस्टम है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से बना होता है। उसके बाद है हम बात करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस और फॉर ब्रीडिंग। माइग्रेशन क्या होता है, यानी कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, या तो ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर क्लाइमेट वगैरह चेंज हो जाते हैं तब। यदि हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स जनरली हॉट क्लाइमेट की तरफ जाते हैं कोल्ड क्लाइमेट से। सो बर्ड्स विच फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है। उसके बाद है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। About 17 full-grown trees are required to produce 1 ton of paper. यदि हमें 1 टन किसके इक्वल होता है? 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो 1000 किलोग्राम पेपर चाहिए, तो हमें उसके लिए 17 पूरे पके हुए, यानी कि जो फुली मैच्योर ट्रीज हैं वो चाहिए होते हैं, जिनकी लेंथ अच्छी खासी हो। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड about 5 to 7 times for use. We should save, reuse, recycle paper to save not only trees but also to save the energy, water and chemicals used to make paper. यदि हमें पेड़ों को बचाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें पेपर को रिसाइकल करना पड़ेगा, और एनर्जी को भी बचाने के लिए हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो वाटर यूज होता है, तो उन सभी चीजों को बचाने के लिए हमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मस्ट है। उसके बाद है रिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। मान लो हमने पेड़ों को काट दिया है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, बट उसी जगह पर यदि हम क्या करें, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाए हैं, तो उसको हम रिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी एज ट्रीज एज वी कट। हमें उतने ही पेड़ लगाने होते हैं जितने हमने काटे हैं। We have already caused a lot of damage to our forest. If we have to regain our green wealth, reforestation is the only option. यदि हम पेड़ों को नहीं बचाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि पृथ्वी पर कोई भी पेड़ नहीं बचेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हमारा जो जीना है वो मुश्किल हो जाएगा। So we should plant trees and take care of them. So thanks for watching, and do subscribe and press the bell icon and select all, so that you can never miss any update from the channel. So again, thanks for watching. Have a good day. Every single day